First we start with home assignment सर 2 number भी बता 20. दीजिए. These are the answers. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पूछा आपने मुझसे. So look at the question 1. It's given which of the following cannot show disproportionation reaction. तो disproportionation reaction उससे पॉसिबल नहीं है जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ना हो पाए. तो अगर कोई सब्सटेंस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो पाएगा. तो यहाँ पे देखो, अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन बी चेक करें, ऑप्शन बी में देखो ClO4 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन जो है वो +7 है जो कि हाईएस्ट है. तो इसका मतलब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है. तो नो फर्दर ऑक्सीडेशन. तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है तो उसका कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं करा पाएंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपने लिखा हुआ है हाफ सेल इक्वेशन दे रखी है 2ClO3 माइनस Cl2. इसमें देखो क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट 5 से 0 हो रहा है. तो ऑक्सीजन स्टेट कितना चेंज हो रहा है 5 यूनिट. और ध्यान से देखो ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है. रिडक्शन है तो इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब दोनों तरीके हैं, तो आयन इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करके लिख लो, तो उससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज सीधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वाले प्रोसेस से लिख लो. ठीक है. तो आपको समझ में आ रहा है रिडक्शन है और 5 ऑक्सीजन स्टेट चेंज और 2 क्लोरीन के हम ऐसा चेंज कर रहे हैं. तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन गेन. समझ आया कैसे? क्योंकि प्रोसेस रिडक्शन है इसलिए हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन गेन होगा. ऑक्सीडेशन होता तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता. और क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट +5 से 0 चेंज हो रहा है 5 यूनिट. और ऐसे हमारे पास कितने क्लोरीन है 2. कितना चेंज होगा 10 यूनिट. ठीक है. दैट इज थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में लिखा है द रिएक्शन An-2 plus X इलेक्ट्रॉन gives An-1 then X will be. तो आपको चार्ज बैलेंस करना है दोनों तरफ. बैलेंस इक्वेशन में क्या करते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं. -N2 plus X इलेक्ट्रॉन्स gives A - N1. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. बस चार्ज बैलेंस करो. लेफ्ट हैंड साइड में कितना नेगेटिव चार्ज है N2 plus X और लेफ्ट हैंड साइड में कितना नेगेटिव चार्ज है N1. ये दोनों इक्वल होने चाहिए. यहाँ से वैल्यू ऑफ X निकालोगे N1 - N2. ठीक है. Then you ask the fourth question, in which of the following reaction there is no change in oxidation state of any element. ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो. मुझे लगता है सी वाले ऑप्शन में नहीं चेंज हो रहा है. बाकी सब में आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है. BaO2 में H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई हमने, बेरियम सल्फेट और H2O2 है ना. अब आप ऑक्सीजन स्टेट चेक कर लो. यहाँ पे बेरियम +2 है, ऑक्सीजन -1 है. हाइड्रोजन +1, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2. बेरियम +2, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2. ये +1 ये -1. तो सारे ऑक्सीजन स्टेट फिक्स हैं. बेरियम का +2 से +2 फिक्स है. पर ऑक्साइड लिंकेज में -1 से -1 फिक्स है. हाइड्रोजन +1 से +1 फिक्स है. 6 प्लस सल्फर का दोनों तरफ फिक्स है और ऑक्सीजन का -2 फिक्स है. तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर फिक्स्ड. ठीक है. एनीवेज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ध्यान से. इसमें द मेटल कार्बोनेट ऑन हीटिंग कन्वर्ट टू मेटल ऑक्साइड. It is and it's reduced to 60% of its original weight. The equivalent weight of oxygen metal is. तो अब देखो मेटल कार्बोनेट है तो हम मेटल M मान लेते हैं. Its valency is let's say X. वैलेंसी X मान लेते हैं और एटॉमिक मास M मान लेते हैं. ठीक है. तो अगर इसका फॉर्मूला लिखोगे कार्बोनेट का तो इट्स फॉर्मूला विल बी M2CO3 whole X. इसको हीट कर रहे हैं तो उसने बोला मेटल ऑक्साइड बन रहा है तो M2OX ये मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 लिबरेट हो जाएगी. CO2 जो बन रही होगी वो X मोल्स ऑफ CO2 बनेगी. ठीक है. उसने बोला हुआ है कि इसका मास जो है वो 60% रिड्यूस हो जा रहा है. तो उसका स्टार्टिंग मास अगर हम 1 ग्राम अज्यूम कर लें तो 0.6 ग्राम बचा. क्लियर हुआ. 1 ग्राम ऑफ M2CO3 होल X से 0.6 ग्राम ऑफ M2OX बन रहा है. बस आप क्या करो दोनों के मोल्स कंजर्व कर दो. बिकॉज़ M2CO3 होल X से M2OX एक मोल ही बनेगा.
बस दोनों के मोल्स इक्वल करें, जैसे दोनों के मोल्स इक्वल करोगे ऑप्शन आ जाएगा A डिवाइडेड बाय 2m प्लस 60x। कार्बोनेट आयन का मास निकालना जरा, कितना आएगा CO3 2 माइनस 60 आएगा मुझे लगता है, ठीक है। A अपॉन 2m प्लस 60x ये इसका मोल हो गया, और दूसरी तरफ इसका 0.6A डिवाइडेड बाय 2m प्लस 32x। ये सॉल्व करना है आपको। आपसे क्वेश्चन पूछा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, वो अभी निकालेंगे। पहले आप इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके A कैंसिल करो, तुम्हारी इक्वेशन में जाएगी 2m प्लस 32x इज इक्वल टू 0.6 इंटू 2m प्लस 60x। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, एटॉमिक मास m है, वैलेंसी x है, तो यानी कि आपको ऊपर वाले पार्ट से m बाई x सॉल्व करना है। तो आप दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो। इस इक्वेशन को अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2m बाई x प्लस 32 इज इक्वल टू 0.6 इंटू 2m बाई x प्लस 60। आपको m बाई x निकालना है तो उसको एक साइड में शिफ्ट करो, ये वैल्यू आ जाएगी 2m बाई x इंटू 0.4 इक्वल टू 60 इंटू 0.6 माइनस 32। यहाँ से सॉल्व करके m बाई x निकालिए। उसको सॉल्व करके आप आंसर निकालिए। कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना। इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूलर मास सही करना है, ऑक्सीजन का 16x लिखना है। यस एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर्मूला इज M2OX, तो मॉलिक्यूलर मास बनेगा 2m प्लस 16x। एक बार फिर से सही करके लिखो, 32 की जगह 16 कर लो, बस बाकी सिंपल है। एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी आपको। हमारा सही देखिए, मेटल ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा दैट इज 2m प्लस 16x, नॉट 32x, मेक इट 16x। और अब इसे सॉल्व करिए फिर से। 25 आ जाएगा सही, सर 25। ये आपका आंसर है। यस आप एक बार चाहो तो फिर से पूरा सवाल देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। हमारे पास एक मेटल है जिसकी हमने वैलेंसी x एज्यूम कर लिया, एटॉमिक मास m एज्यूम कर लिया। कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है तो कार्बोनेट की वैलेंसी 2, मेटल की वैलेंसी x है, तो M2CO3 होल x फॉर्मूला बना। उसको हीट करा, उसमें बोला मेटल ऑक्साइड बना रहे, ऑक्साइड आयन की वैलेंसी 2, मेटल की वैलेंसी x, तो फॉर्मूला बना M2OX और CO2। पहले इक्वेशन को चाहो तो बैलेंस कर लो, तो मेटल बैलेंस है, CO2 बैलेंस करने के लिए XCO2 लिख दिया, तो मेटल और कार्बन दोनों बैलेंस हो गए। अब क्वेश्चन में लिखा है कि अगर इसका 1 ग्राम दिया हुआ है मेटल कार्बोनेट का, तो हीट करने से 60% वेट ऑक्साइड का बचता है। तो जो ऑक्साइड का वेट है वो 0.6 A हो गया, ऑक्साइड का वेट हो गया दैट इज 0.6 A। बस अब देखो, एक मोल M2CO3 होल x से एक मोल M2OX बन रहा है, बस दोनों के मोल्स इक्वेट कर दो। मोल्स निकालने के लिए A अपॉन मोलर मास 2m प्लस 60x और 0.6 बाई 2m प्लस 16x मोल्स हो गए। बस दोनों के मोल्स इक्वेट करके आपको बस इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको पता ही है एलिमेंट क्या करते हैं, मास अपॉन वैलेंसी, मोलर मास अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, तो m बाई x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक? चलो, इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मुझसे। 6 में लिखा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज 18.67 when it reacts with fluorine, the mass of the metal which will form this much gram of metal chloride। फिर से देखो, हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल दे रखा है which is 18.67। तो फिर से हम अगर मेटल m अज्यूम कर लें, एटॉमिक मास स्मॉल है और वैलेंसी जो है वो x अज्यूम कर लेंगे।
उसका इक्विवेलेंट वेट जो लिखेंगे वो m/x आएगा, जो आपको 18.67 गिवन है। उसका लिखा है 3x with chlorine, the mass of metal which will form this much gram of metal chloride। फिर से वही फॉर्मूले के साथ इक्वेशन लिखो। जो मेटल m है उसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराई आपने, उसकी वैलेंसी x है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा MClX। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो इसका बैलेंसिंग करेंगे तो x/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसमें बोला हुआ इसका a ग्राम रिएक्ट करा रहे हैं और इसका 162.52 ग्राम बनाना है, ठीक है। आता ओके। बस अब क्या करना है, दोनों का कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो। कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दोगे तो क्लोरीन का मास कितना हो जाएगा 162.52 माइनस a। दोनों सब्सटेंस कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं m और Cl2, तो दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर कर दो। सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ m इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। m के a मास हो गया, इक्विवेलेंट वेट 18.7 दे रखा है, सीधे ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। और क्लोरीन के लिए 162.52 माइनस a, ये इसका मास हो गया। और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट का ऑप्शन स्टेट देखो 0 से -1 चेंज हो रहा है, तो n फैक्टर कितना आएगा 2, सो इट इज 71/2। यहाँ से सॉल्व करके a बता दो। मेटल के ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्लोरीन के इक्वल कर दिया, क्योंकि दोनों सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं। सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दो। यहाँ से सॉल्व करके a निकालना। चलो, तो ये क्लियर हो गया। इसका 56 आंसर आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन दिखा है, the equivalent weight of MnSO4 is half of its weight when it is converted to। तो देखो MnSO4 में आपको इसका इक्विवेलेंट वेट चाहिए मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 इसका मतलब इसका ऑक्सीजन स्टेट या तो 2 यूनिट इंक्रीज कर जाए या 2 यूनिट डिक्रीज कर जाए, क्योंकि चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट पर मोल लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीजन स्टेट देखो कितना है +2। तो अब इसका चेंज होने के बाद ऑक्सीजन स्टेट या तो +4 हो जाए या 0 हो जाए। 0 वाला ऑप्शन नहीं है, तो +4 वाला आंसर लिखा। तो जब MnSO4 MnO2 कन्वर्ट होगा तो ऑक्सीजन स्टेट +2 से +4 चेंज होगी, तो इसका इक्विवेलेंट वेट अपने आप मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा। 9 तो कल बताया था सर, ये क्वेश्चन 9th क्वेश्चन क्या सिखाया, Na1 से H3PO4 के रिएक्शन हो रहे, कितने H रिप्लेस हो रहा है 1, मॉलिक्यूलर वेट बाय 1, ठीक है ना। 9 तो समझ में आ रहा है ना। H3PO4 के 3 H में से 1 H रिप्लेस हो रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 H थे, अभी 2 H बचे हुए फॉर्मल सॉल्ट के अंदर, एक ही H रिप्लेस हुआ है। तो एसिड के इक्विवेलेंट वेट क्या बताया था, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस लिखता है। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 क्या आ जाएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस। रिप्लेसेबल H प्लस कितना हुआ है 1, सो 98/1 लिखेंगे, 98 ये मॉलिक्यूलर वेट है। 9th के बाद आपने पूछा 11th। सर 10th वाला 10th भी बताएं। सर, इंटीजर टाइप ये क्वेश्चन। गलत आंसर आ रहा है, मतलब आ रहा है बट आपका डिजिट्स 4 से मैच नहीं कर रहा है। इसका 10th का आंसर नहीं मैच कर रहा। यस सर, शायद देख लें। 10th पे लिखा है ऑक्साइड ऑफ मेटल हैज 20% ऑक्सीजन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड। आपको इसकी डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। आपको बताया था 8 ग्राम ऑक्सीजन से जितना अमाउंट रिएक्ट या प्रोड्यूस होता है वो इक्विवेलेंट वेट होता है। सो ऑक्साइड ऑफ मेटल हैव 20% ऑक्सीजन, तो इसका मतलब जो मेटल ऑक्साइड है उसमें 80 ग्राम मेटल हो गया और 20 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा वही इक्विवेलेंट वेट होगा, ठीक है। 100 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड हो गया।
यूनिटरी मेथड लगा दो 20 ग्राम ऑक्सीजन से 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड बनता है। 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना बनेगा बस दैट पूरा आंसर। डेफिनेशन लगा दी सीधे सीधे। 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना बनेगा 100/20 इंटू ठीक है। Yes. सर क्वेश्चन नंबर 11 में दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2CrO4 when it reacts with HNO3 to produce Ag2CrO4। तो एक्चुअली में सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ। ये इक्वेशन बनेगी आप बैलेंस करके लिखोगे अगर तो उस केस में देखो ऑक्सीडेशन नंबर तो किसी का चेंज हो नहीं रहा, तो इट इज नॉट अ रेडॉक्स चेंज, बस सॉल्ट की तरह फॉर्मूला लिख देंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2CrO4 पूछा है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2CrO4 सॉल्ट की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, तो उसको लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। यहाँ पे K2 चेक करेंगे तो 2 प्लस आएगा, या CrO4 2 माइनस लिखेंगे, उसको लिखेंगे 2K प्लस CrO4 2 माइनस, चार्ज कितना हुआ 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। K2CrO4 का रेडॉक्स चेंज नहीं हो रहा, ध्यान से देखिए, ठीक है। बस 15 तक और कोई बताना, देखिए 11 के बाद कोई और डाउट है कि हो गया कंप्लीट। 13 क्वेश्चन में देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 व्हेन इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अगर Cl2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाएंगे तो इसका रिडक्शन होगा, तो ऑक्सीजन स्टेट 0 से -1 चेंज होगी, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। ठीक है। और 15 क्वेश्चन देखो अभी वैसे ही, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कार्बोनेट और ऑक्साइड का क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सेम फॉर्मेट से सॉल्व करो 15। देखो फिर से क्या दे रखा है, एक मेटल ऑक्साइड कार्बोनेट है जिसको एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा रहा है, weight of metal sulfate formed is 1.43 times the weight of carbonate reacted, what is the equivalent weight of metal, सेम लॉजिक फिर से लगा लो। अब की बार देखो फिर से मेटल m अज्यूम कर लो, एटॉमिक मास स्मॉल m और वैलेंसी x, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखेंगे तो इट इज M2CO3 होल x, इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराई, मेटल सल्फेट बनाया तो M2SO4 होल x प्लस वाटर एंड CO2। चाहो तो इक्वेशन बैलेंस करो या इक्विवेलेंट्स भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर दोनों को बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लीजिए, M2CO3 से M2COX ही बन रहा है डायरेक्टली, यहाँ पे x मोल्स ऑफ H2SO4 लिख दो, x मोल वाटर x मोल CO2 बन जाएगा। अब अगर हम इसका a ग्राम मान लें स्टार्टिंग में, तो उसका 1.43 ग्राम बन रहा है क्वेश्चन नंबर, उसने बोला है कि मास जो है 1.43 टाइम हो जा रहा है। बस अब यहाँ के मोल्स लिख लो तो क्या आ जाएगा A/2m + 60x, और ये वैल्यू आ जाएगी 1.43 A डिवाइडेड बाय 2m + 96x। दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि एक मोल से एक ही मोल बन रहा है। जैसे ही आप इक्वेट करेंगे A/2m + 60x = 1.43 A/2m + 96x। देखो A तो कट गया, बस इसके बाद एक तरफ इक्वेशन आ जाएगी 2m + 96x = 1.43 × 2m + 60x। आपको एक्चुअली में निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या होगा, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, ये चीज समझ आ रही ना, हमने लिखा हुआ है एटॉमिक मास ऑन वैलेंसी। एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, वैल्यू पुट करिए फटाफट, चेक कर लीजिए आंसर।
और पहले वाले इक्वेशन में दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो, तो वैल्यू बन जाएगी 2m/x प्लस 96 इज इक्वल टू 143 इंटू 2m/x प्लस 60। सिंप्लीफाई करोगे तो m/x की वैल्यू आ जाएगी 96 माइनस 1.43 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 0.43 इंटू 2। तो सॉल्व करके आंसर बताइए। ये सॉल्व होने के बाद 11.86 आएगा, ठीक है। हम लोग अपने चैप्टर पे चलते हैं। Today we'll start a new concept. This is called volume strength of H2O2. The term volume strength of H2O2. Volume strength of H2O2. देखो ये एक तरीके से इसकी कॉन्सेंट्रेशन रिपोर्ट करने का तरीका है। नॉर्मली हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ppm, ppb या अलग अलग जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने सिखाए थे, H2O2 के लिए एक और कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो पहले इसका मतलब लिखना है, तब हम इसको आगे रिलेट करेंगे। सो फर्स्ट यू राइट डाउन द डेफिनेशन। टर्म इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। सो राइट डाउन V वॉल्यूम H2O2 means from 1 liter of such H2O2 sample, V volume H2O2 means from 1 liter of such H2O2 sample, V liters of oxygen is produced, V liter of oxygen is produced at 1 atmosphere 273 Kelvin on complete decomposition of H2O2. V volume H2O2 means from 1 liter of such H2O2 sample, V liter of oxygen is produced at 1 atmosphere 273 Kelvin on complete decomposition of H2O2. हम लोग जानते हैं कि H2O2 इजीली डिकम्पोज कर जाता है वाटर और ऑक्सीजन में। अब अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो H2O2 gives water plus oxygen. So balance the equation, so we'll write 2H2O2 gives 2 water plus oxygen. तो हमने इसका 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, उसके कंप्लीट डिकम्पोजिशन से 20 लीटर ऑक्सीजन बनेगा एट 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो अगर किसी भी सैंपल में लिखा 20 वॉल्यूम H2O2, 10 वॉल्यूम H2O2 या जो भी लिखा हुआ, तो अगर उसमें 20 वॉल्यूम H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हैं, तो उसका सिंपल मतलब होता है कि अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे, उसके कंप्लीट डिकम्पोजिशन से 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन बनेगी एट 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन। इतना क्लियर हो? पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? 1 लीटर ऑफ H2O2 सैंपल से 20 लीटर ऑक्सीजन एट 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन बनेगा। अब आपको इंफॉर्मेशन याद होगी, ओल्ड कॉन्सेप्ट में सिखाया था that at 1 atmosphere 273 Kelvin volume of 1 mole गैस जो होता है वो कितना होता है 22.4 liters।
1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 20 लीटर ऑक्सीजन है तो उसको अगर हम मोल्स लिखेंगे तो ये B/22.4 मोल हो गए। यस सर। रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है। तो अगर V/22.4 मोल ऑक्सीजन बनाना है तो हमें H2O2 कितना रिक्वायर्ड होगा? V/11.2। मोल्स। 2 मोल से 1 मोल बन रहा है तो जितने मोल ऑक्सीजन बन रहे हैं H2O2 उसका डबल मोल होगा। अब आप यहाँ से देखो, since in 1 liter solution of H2O2 V/11.2 moles of H2O2 is present. एक लीटर सोल्यूशन में जितने मोल्स होते हैं उसी को मोलारिटी बोलते हैं। तो इस सोल्यूशन की अगर मोलारिटी लिखेंगे तो आ जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। और अगर यहीं से नॉर्मलिटी रिलेट करें तो आपको पता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। H2O2 का एन फैक्टर 2 होएगा, तो अगर इसकी नॉर्मलिटी लिखेंगे तो आ जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6। ये आपके दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो गए। H2O2 की अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको पता है तो आप उससे उसकी मोलारिटी निकाल सकते हो बाय डिवाइडिंग 11.2 और नॉर्मलिटी निकाल सकते हो बाय डिवाइडिंग 5.6। आपको कोई भी H2O2 सैंपल दिया जाए उस H2O2 सैंपल की आप मोलारिटी और नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ में 11.2 से डिवाइड करेंगे तो मोलारिटी आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ में 5.6 से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मलिटी आ जाएगा। सर इसकी थर्ड लाइन एक बार बता दीजिए फिर से। मैंने आपको बताया कि 1 लीटर H2O2 सैंपल से 20 लीटर ऑक्सीजन बन रही है 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन। तो डेफिनेशन में दिया हुआ है कि अगर हमारे पास 20 वॉल्यूम H2O2 सैंपल है तो उस H2O2 सैंपल का अगर 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन से 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे। तो उसकी हम मोलारिटी और नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। इंडस्ट्री में जो H2O2 प्रोडक्शन होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे लिख के आती है। ठीक है, हमें चूंकि लैब में यूज करते टाइम या तो मोलारिटी निकालनी पड़ती है या नॉर्मलिटी निकालनी पड़ती है, तो हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मोलारिटी या नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सो मोलारिटी इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, नॉर्मलिटी इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6। सो कॉन्सेप्ट लगाया कि 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो V लीटर ऑक्सीजन का मतलब B/22.4 मोल हो गए। 1 मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें 2 मोल H2O2 चाहिए, तो V/22.4 मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए कितना H2O2 चाहिए होगा? 2V/22.4। अब जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर है। अगर आप H2O2 का सॉल्यूशन नोटिस करो तो देखो 1 लीटर है और उसमें मोल्स आप ये निकाल लिए, ये इसके मोल्स हो गए। तो 1 लीटर में जितने मोल्स होते हैं वही मोलारिटी होती है। तो मोलारिटी आ गई वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, नॉर्मलिटी आ गई वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6। सर नॉर्मलिटी कैसे निकाली? नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं? मोलारिटी इनटू एन फैक्टर से। H2O2 का एन फैक्टर कितना लेंगे? 2। -1 से ऑक्सीजन स्टेट -2 चेंज हो रही है, यूनिट 1 यूनिट चेंज, 2 ऑक्सीजन। So normality is equal to molarity into n factor. H2O2 का n factor 2, नॉर्मलिटी आप मोलारिटी आपको पता है, नॉर्मलिटी में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर इज 2, तो आपकी नॉर्मलिटी आ जाएगी। ठीक है, सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड कोई गैस तो है नहीं, तो फिर हमने उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस नहीं है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोल मैंने एसटीपी से नहीं निकाले ना, मोल मैंने ऑक्सीजन के एसटीपी से निकाले। मोल लिखते टाइम थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है, वॉल्यूम लिखते टाइम प्रॉब्लम है। अपने मोल्स निकाला ना, B/22.4 मोल ऑक्सीजन बनाने के H2O2 के मोल्स कितने चाहिए होंगे उसके डबल। मैंने वॉल्यूम थोड़ी लिखा 2V, मोल्स लिखे 2V/22.4। मोल्स तो आप किसी भी सब्सटेंस के लिख सकते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। फॉर अ 20 वॉल्यूम H2O2 sample, find concentration in molarity, normality, gram per liter, and percentage by weight by volume. For 20 volume H2O2 sample, find concentration in molarity, normality, gram per liter, and percentage by weight by volume. आपको 4 concentration टर्म रिपोर्ट करने हैं। आपके H2O2 सैंपल की concentration दे रखी है आपको 20 वॉल्यूम, और ध्यान रखना है 20 वॉल्यूम में V लिखना है, तो केवल V लिख दिया था उतने ही से काम चल जाता है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है। चलो, तो इसके अगले पार्ट में मैं देखो सॉल्व करना है मोलारिटी, solve हो नॉर्मलिटी, गया, ग्राम but- पर लीटर और परसेंटेज बाय वॉल्यूम, 4 टर्म सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो अप्लाई द फॉर्मूला सीधे सीधे। सबसे पहले एक पार्ट के लिए तो मोलारिटी लिखना है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, दैट मींस 20 by 11.2 एंड आंसर। दूसरे वाले के लिए नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6, तो आ जाएगा 20 by 5.6। तीसरे पार्ट में पूछा है ग्राम पर लीटर, 2.56 तो अपने पास 20 by 11.2 मोल्स पर लीटर है, इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो बस। मोल्स में मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ग्राम पर लीटर। और लास्ट में लिखा है परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम, तो परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम मतलब होता है 100 ml में कितना मास है, 100 ml सॉल्यूशन में कितना मास है, तो ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लिखिए ग्राम पर लीटर में, यानी वो 1000 ml में मास है, तो 100 ml में कितना हो जाएगा उसका 1/10। तो परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम अगर लिखेंगे तो आ जाएगा 20 into 34 by 11.2, इतने ग्राम पर 1000 ml है, तो 1000 ml में इतने ग्राम्स हैं, तो 100 ml में कितना होगा इसका 1/10। इसमें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है, तो हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राउंड ऑफ कर सकते हैं, एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, यू कैन राउंड ऑफ। आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो जैसे मैंने लिखा, जरूरी नहीं आप इसको आखिरी तक कैलकुलेट ही करो। यू मे लीव एट दिस प्लेस आल्सो अनटिल ऑप्शंस में ना दिया हो, जैसे 1.78 के आसपास आएगा। Yes, sir. 3.5 डबल कर दो, लगभग 3.59. 3.6 3.57 59. 3.6 3.59. 3.57 समथिंग, आपका डबल करना है बस ऊपर वाले का अप्रोक्सीमेट, 59 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू डबल कर दो, 3.57 हो दिया गया। तो मतलब गलत तो नहीं होगा। और अगले वाले केस को एक आध डिजिट ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ता, उसका सर अगले वाले को 60 आएगा सर, ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करो। सर 60.7 आ रहा है, तो 61 कर हाँ, सकते हैं। 60.7 या 60 60 लिख दो, ठीक है चलेगा। तो 60.7 ग्राम पर लीटर हो गया, और ये वैल्यू उससे 6.07 ग्राम पर लीटर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो, इसके बाद एक और यूनिट हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है, कैसे रिपोर्ट करते हैं, ऑल दैट वो तो हम लोग हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट हार्डनेस ऑफ वाटर रिपोर्ट करने की जो यूनिट होती है वो अभी यहाँ पे सीखेंगे। तो अगला टर्म लिखेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। राइट ऑन द नेक्स्ट टर्म, हार्डनेस ऑफ वाटर। हम लिखेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। Write down, soft water produces foam with water. Soft water produces foam with water. Soft water produces foam with water. सर स्क्रीन फ्रीज है क्या? Soft water produces foam with water. सर While hard, स्क्रीन तो फ्रीज है, कुछ नहीं आ रहा सर वहाँ। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिखो ना। I'm not writing. ओके सर। Hardness of water में लिखना है आपको पहला टर्म, soft water produces foam with water, while
hard water does not do so. Soft water produces foam with water, foam with soap. Soft water produces foam with soap, क्या while it does not take place with hard कुछ water. नहीं कहते बात करा दे जो सॉफ्ट वाटर है ये फोम बनाता है विद सोप. आप लेदर भी लिख सकते हो. और जो हार्ड वाटर होता है वो ऐसा नहीं कर पाता है. don't form foam with soap. ये इसकी सबसे कॉमन डेफिनेशन जहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. अब जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है दैट इज ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट. तो अगले पॉइंट पे लिखो हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू calcium and magnesium salt. Hardness of water is due to calcium and magnesium salts. एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है. टेम्परेरी हार्डनेस इज कॉज्ड बाय bicarbonates of calcium and magnesium. Temporary hardness is caused by bicarbonates of calcium and magnesium, while permanent hardness is caused by calcium sulfate, magnesium sulfate, calcium chloride and magnesium chloride. Hardness of water is due to calcium and magnesium salts. Temporary hardness is caused by calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate, while permanent hardness is caused by calcium sulfate, magnesium sulfate, calcium chloride and magnesium chloride. बस अभी इस पोर्शन में इतना ही सीखना है. बाकी हार्डनेस कैसे कॉज होती है, कैसे रिमूव करते हैं, ऑल दैट टेक्निक, ये चीज हम लोग हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. अभी चूंकि सिर्फ हमें ये स्टडी करना है कि हार्डनेस मेजर कैसे करते हैं, तो ये पॉइंट आपको लिख लेना है. नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो हार्डनेस इज मेजर्ड. Hardness of water is measured in terms of equivalent amount of calcium carbonate to the hardness causing substance reported in ppm unit. Hardness of water is measured in terms of equivalent amount of calcium carbonate to the hardness causing substance reported in ppm unit. Okay, hardness of water is measured in terms of equivalent amount of calcium carbonate to the hardness causing substance reported in ppm units. किसी भी सब्सटेंस की जो हार्डनेस रिपोर्ट करी जाती है
वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में रिपोर्ट करते हैं, और जो यूनिट रिपोर्ट करते हैं वो होती है ppm. ppm इज पार्ट्स पर मिलियन. यूनिट इज पार्ट्स per million. Hardness of water is reported in terms of equivalent amount of calcium carbonate and reported in the unit of ppm. दो बातें याद रखनी है कि हार्डनेस ऑफ वाटर हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट अमाउंट पर रिपोर्ट करते हैं और यूनिट कौन सी अप्लाई करते हैं, ppm. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे नोटिस करना है कि इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में तो रिपोर्ट कर रहे हैं, बट ध्यान रखना है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से कोई हार्डनेस नहीं होती. ये चीज अलग से लिख लो क्योंकि ये कंफ्यूज कर देते हैं. जो हार्डनेस ऑफ वाटर आती है दैट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एटसेट्रा. सो हार्डनेस ऑफ वाटर इज नॉट बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो यूनिट है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बट कैल्शियम कार्बोनेट से हार्डनेस नहीं होती. ये बात बहुत ध्यान से याद रखनी है. तो हार्डनेस इज not caused by calcium carbonate. Hardness is not caused by calcium carbonate. ये बात एकदम अच्छे से याद रखनी क्योंकि सबसे कॉमन गलती है जो किसी भी स्टूडेंट से हो जाती है, क्योंकि हम हार्डनेस की यूनिट जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट अमाउंट में रिपोर्ट कर रहे हैं ppm स्केल पे, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कैल्शियम कार्बोनेट से हार्डनेस आ रही ना. हार्डनेस होती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट से, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से, कैल्शियम सल्फेट से, मैग्नीशियम सल्फेट से, कैल्शियम क्लोराइड से, मैग्नीशियम क्लोराइड से. बट हार्डनेस रिपोर्ट करा जाता है क्योंकि ऐसे तो हर सब्सटेंस के टर्म में हार्डनेस लिखेंगे तो बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे. सो हार्डनेस विल रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, ये बात याद रखनी है. तो अब देखो इक्विवेलेंट अमाउंट का मतलब समझना है. तो आप ध्यान से देखोगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट सारे सॉल्ट है हमारे लिए, और सारे सॉल्ट है, और सारे केस में देखो कैटाइन पे चार्ज +2 और एनाइन पे टोटल चार्ज चेक करोगे तो -2 आएगा. तो उसका मतलब हर सॉल्ट का एन फैक्टर 2 है. और कैल्शियम कार्बोनेट के केस में भी सेम चीज है, कैल्शियम कार्बोनेट का भी एन फैक्टर +2 -2 है ना. तो एन फैक्टर सेम है, तो इसका मतलब इनके जो मॉलिक्यूलर मासेस होंगे वही इक्विवेलेंट अमाउंट हो जाएंगे. तो आपको एक बार मॉलिक्यूलर मास बताने पहले सबके, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. आपको सबके मॉलिक्यूलर वेट्स बताने एक बार जल्दी से कैलकुलेट करके. जस्ट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस. तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास तो 100 ग्राम आएगा. बाकी सारे सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूलर मासेस आपको एक बार कैलकुलेट करके बताना है. अब देखो हमने सारे सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट अमाउंट अगर कैल्शियम कार्बोनेट से रिपोर्ट करना है तो जस्ट नोटिस 162 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है. अब पहले सारे सॉल्ट ध्यान से देख लो, सारे सॉल्ट के एन फैक्टर 2 है, बिकॉज़ टोटल चार्ज ऑन कैटाइन अगर सारे सॉल्ट पे चेक करोगे तो सब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट है. सो इन ऑल केसेस चार्ज ऑफ कैटाइन इज +2 आएगा. तो सारे केस में एन फैक्टर 2 सेम है. तो 162 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया. तो आपका मान लो कैल्शियम हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो आपको क्या करना है, यूनिटरी मेथड लगाना है. 162 ग्राम इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम, तो जो भी x ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो इक्विवेलेंट टू कितना कैल्शियम कार्बोनेट, तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पता चल जाएगा और उसको बाद में ppm में रिपोर्ट कर देना है, तो आपको हार्डनेस पता चल जाएगी. तो पहले हर जो भी आपका हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस है उसका इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना होता है. तो यू जस्ट चेक 162 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. 146 ग्राम ऑफ कैल्शियम, इसमें लर्न करने की जरूरत नहीं, आपको हर बार मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट कराना है, इसलिए एक बार आपको पहले कैलकुलेट करा दिया तो उसमें लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं. आपको सिर्फ याद रखना है कि जिस भी हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस का इक्विवेलेंट निकालना है उसके मॉलिक्यूलर वेट को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से कंपेयर कर देना चाहिए. So 146 gram of magnesium bicarbonate is equivalent to 100 gram of calcium carbonate. 136 gram of calcium sulfate is equivalent to 100 gram of calcium carbonate. 120 gram magnesium sulfate is equivalent to 100 gram of calcium carbonate. 111 gram of calcium chloride is equivalent to 100 gram of calcium carbonate.
and similarly 95 ग्राम of magnesium chloride is equivalent to 100 ग्राम of calcium carbonate. तो पहले जो भी हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेस हैं उन सब का पहले इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं और फिर इस कैल्शियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन को किस यूनिट में रिपोर्ट करते हैं? पीपीएम में. पीपीएम इज पार्ट्स per मिलियन. ठीक है, एक बार वापस बता दीजिए. हर सब्सटेंस का जो भी मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि सारे सॉल्ट्स के लिए n फैक्टर 2 है, तो जो उनका मोल होगा वही उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि n फैक्टर कॉमन है. ग्राम इक्विवेलेंट इज मोल्स इनटू n फैक्टर कॉमन है, तो मोल्स सेम हो गए एक तरीके से. मोल्स मतलब मोलर मास. 162 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. एंड लाइकवाइज हम सारे सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं उसको 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट मान ले रहे हैं. बात समझ में आई? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 100 ग्राम है और बाकी सबके मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट कर दिया. सर हम इनमें इन 6 सॉल्ट्स के अलावा कोई और सॉल्ट्स का भी निकाल सकते हैं? और किसी सॉल्ट से हार्डनेस कॉज ही नहीं होती तो निकालेंगे क्यों? ओके, यस सर. इस सॉल्ट से हार्डनेस कॉज होगी उसी से तो निकालेंगे. तो अब एक क्वेश्चन देखो तब आपको समझ आएगा. तो जस्ट नोट डाउन अ क्वेश्चन. इनको कॉन्सेप्ट नोट कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन लिखो. कैलकुलेट द टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर सैंपल हैविंग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स पर लीटर. We have calcium bicarbonate 162 milligram, magnesium chloride 95 milligram, sodium chloride 585 milligram, magnesium bicarbonate 73 milligram, and calcium sulfate 136 milligram. ये सब आपको 1 लीटर वाटर में ये सारे सैंपल्स हैं. आपको इस वाटर सैंपल की टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस अलग अलग रिपोर्ट करनी है. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको वो सारे सॉल्ट अलग अलग एक्सक्लूड करके लिखते हैं जिससे टेम्परेरी हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस आएगी. तो पहले आप अलग अलग दोनों सॉल्ट जो भी सारे सॉल्ट लिखे उनको पहले सेग्रीगेट करो. तो सबसे पहले अगर हम टेम्परेरी हार्डनेस लिख रहे हैं तो दैट विल बी बिकॉज ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. Magnesium bicarbonate. Yes, sir. तो 162 मिलीग्राम ये है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो है हमारे पास वो दिया हुआ है आपको 73 मिलीग्राम. दूसरा केस है परमानेंट हार्डनेस. परमानेंट हार्डनेस जो कॉज होगी दैट विल बी बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड Yes, कैल्शियम sir. सल्फेट. सोडियम क्लोराइड से कोई हार्डनेस नहीं कॉज होगी तो उसको अननेसेसरी इंक्लूड नहीं करना लिस्ट में. सोडियम क्लोराइड विल नॉट कॉज एनी हार्डनेस. Hardness is because of calcium bicarbonate, magnesium chloride, magnesium bicarbonate and calcium sulfate. So magnesium chloride दिया अपने को 95 मिलीग्राम और calcium sulfate दिया हुआ अपने को 136 मिलीग्राम. इतना समझ में आया? पहला काम क्या करा? पहले हमने सेग्रीगेट करा किसके सब्सटेंस में से कौन कौन सी हार्डनेस कॉज हो रही है. So temporary hardness is because of calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate. And permanent hardness is because of magnesium sulfate, magnesium chloride and calcium sulfate. जो given sample है उसमें मैंने पहले segregate कर दिया. सोडियम क्लोराइड की वजह से कोई हार्डनेस नहीं होगी तो उसे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है. That won't cause any hardness. ठीक है, इतना समझ गया पहले. अब क्या करना है आपको बताएंगे और ये पूरी बात जो है वो 1 लीटर सैंपल में है. This whole substance is given in 1 liter water sample. क्वेश्चन में ध्यान से देखो. इट्स गिवन इन 1 लीटर पर लीटर सॉल्यूशन में लिखा हुआ है. ठीक है, 1 लीटर वाटर सैंपल का प्रोसेस है. तो अब आपको पता है कि सबसे पहले आपको हार्डनेस रिपोर्ट करनी है इसमें इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को. तो पहले आपको निकालना है इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, तो हम पहले सबके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिख रहे हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है 162 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट. आप देखो पहले मैंने आपको डेटा सिखाया था 162 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट वो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट था. तो अगर 162 मिलीग्राम है तो ये 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो गया. Yes, sir. अगला सब्सटेंस है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 73. ऊपर वाले रिजल्ट से देखो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या था 146 ग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम.
So 73 gram will be equivalent to 50 milligram. 146 into 73, which is 50 milligram. Yes, sir. ठीक है, समझ आ रहा कॉन्सेप्ट? ऐसे ही अगला सब्सटेंस है मैग्नीशियम क्लोराइड, 95 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर पुराना रिजल्ट देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या था, 95 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था। तो 95 मिलीग्राम will be equal to 100 milligram calcium carbonate. 100 milli. And similarly the last substance calcium sulfate वो दिया है 136 मिलीग्राम। तो कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास 136 था, तो 136 ग्राम was equivalent to 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। So 136 milligram will be equivalent to 100 milligram of calcium carbonate. यहाँ तक समझ गए पहले? अब टेम्परेरी हार्डनेस के सब्सटेंस देखो। तो टेम्परेरी हार्डनेस हुई हमारे पास 150 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि दोनों सब्सटेंस ऐड कर देंगे। तो 100 मिलीग्राम बाइकार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से है, 50 मिलीग्राम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से है, तो इतने मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो 1 लीटर वाटर अगर हम देखें तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। सो 1 लीटर वाटर इज इक्विवेलेंट टू 1000 ग्राम वाटर। So we can write since 10 to the power 3 gram of water have hardness, they have temporary hardness, (150 milligram). Yeah, 150 into 10 to the power minus 3 grams. ppm कितने में रिपोर्ट करते हैं? 10 power 6 में। तो 10 power 6 gram of water contains how much temporary hardness? So 150 into 10 to the power minus 3 divided by 10 to the power 6 into 10 to the power 3. Sorry, 10 power 3 into 10 power 6. आएगा? यहाँ तक clear? So this you can write as 150 ppm. परमानेंट हार्डनेस लिखा दो। परमानेंट हार्डनेस is because of magnesium chloride and calcium sulfate. So this 100 plus 100 यानी 200 मिलीग्राम। ये सब वही सेम यूनिटरी मेथड से 10 to the power 3 gram water have permanent hardness। शुरुआत में देखो थोड़ा ज्यादा लिख रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए, बाद में आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो। देयर इज नो नीड कि आप इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखो, अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो 200 into 10 to the power minus 3 grams, तो 10 power 6 ग्राम वाटर में कितनी हार्डनेस आएगी? So this is 200 into 10 to the power minus 3 by 10 power 3 into 10 power 6. This is 200 ppm. टेम्परेरी हार्डनेस आ रही है 150 ppm और परमानेंट हार्डनेस आ रही है 200 ppm। आंसर रिपोर्ट करना चाहते हो उसको? सर ये 10 पावर माइनस 3 जो हो गई ये सर मिलीग्राम को ग्राम में नहीं कन्वर्ट करोगे? हाँ सर ठीक सर ठीक है। अगर हार्डनेस लिखेंगे तो टेम्परेरी हार्डनेस आ गई अपने पास 150 ppm, परमानेंट हार्डनेस आ गई समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको? परमानेंट हार्डनेस आ गई 200 ppm। तो टेम्परेरी हार्डनेस अलग से कैलकुलेट करनी थी, परमानेंट हार्डनेस अलग से कैलकुलेट करनी थी। और लॉजिक क्या है कि हार्डनेस हमेशा किसके टर्म में रिपोर्ट करनी होती है? इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में एक बार, और यूनिट कौन सी रिपोर्ट करनी होती है? ppm में। तो अगर इसी में टोटल हार्डनेस पूछते हैं तो 350 ppm लिख देते हैं। समझ आ गई बात? अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा था टोटल हार्डनेस बताओ, अभी तो उसने टेम्परेरी और परमानेंट अलग अलग पूछा है, तो टेम्परेरी वाले सब्सटेंस अलग करें, परमानेंट वाले सब्सटेंस अलग करें। अभी से पूछा था टोटल हार्डनेस बताओ, तो टोटल हार्डनेस कितना हो जाता? 350 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो 350 ppm आ जाता।
टोटल हार्डनेस रिपोर्ट करनी होती तो वी वुड हैव रिपोर्टेड 350 ppm. टेम्परेरी हार्डनेस 150 ppm है, परमानेंट हार्डनेस 200 ppm है. अगर एक दोनों को ऐड कर देंगे. टोटल हार्डनेस रिपोर्ट करना होता तो दोनों की वजह से ऐसा रहता, तो 350 ppm रिपोर्ट करना होता. टेम्परेरी हार्डनेस 150 ppm है, परमानेंट हार्डनेस 200 ppm है और टोटल हार्डनेस 350 ppm है. समझ में आई बात? वैसे आप पूरी हार्डनेस रिपोर्ट कर सकते हो. डन. सो वी विल स्टॉप हियर. यस अभी आपको होमवर्क में आपको सर ये होम असाइनमेंट नंबर 21 करना है, प्लस कुछ क्वेश्चंस अभी पैकेज के मार्क करके दूंगा, वो क्वेश्चंस और कर डालिएगा. ठीक है?